सो हेलो एंड वेलकम एवरीवन। तो जैसा कि आप लोग को पता है कि हम लोग क्लास 9th की हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। ठीक है, पहले ही 3 पार्ट अपलोड हो चुके हैं और आज हम लोग चौथा पार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे फ्रांस एबॉलिशेस मोनार्की एंड बिकम्स अ रिपब्लिक। कैसे फ्रांस ने मोनार्की ख़त्म हुआ और कैसे फ्रांस रिपब्लिक बना। ठीक है, तो चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हम लोगों ने देखा था कि कैसे रिवॉल्यूशन हुआ फ्रांस में, फ्रांस कैसे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बना। ठीक है, अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, आप वहां से सारे वीडियो देख सकते हैं। इस चैप्टर के हर वीडियो डिटेल में समझाया गया है ताकि आपको नोट्स बनाने में भी सिंपल हो और समझने में कोई भी दिक्कत ना हो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हमारा चैप्टर। अगर कोई भी डाउट आपको लगता है तो आप कमेंट करिएगा नीचे, मैं आपको उसका जवाब दे दूंगा। और ये जब ये सीरीज़ ख़त्म हो जाएगी तो उसके बाद एक क्विक रिवीजन वीडियो आएगा, उसको आप लोग ज़रूर देखें। ठीक है, बने रहे हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अपने दोस्तों तक भी शेयर करें ताकि उनको भी पढ़ने में आसानी हो। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। द सिचुएशन इन फ्रांस कंटिन्यू टू बी टेंस ड्यूरिंग द फॉलोइंग ईयर्स। तो जब कॉन्स्टिट्यूशन बन गया फ्रांस में 1791 के बाद, तो काफ़ी ज़्यादा झंझट होता रहा, काफ़ी ज़्यादा लड़ाई होता रहा फ्रांस में। ऑल्दो लुइस 16 हैड साइंड द कॉन्स्टिट्यूशन, लुइस 16 ने कॉन्स्टिट्यूशन साइन कर दिया था, फिर भी ही इंटर्ड इनटू सीक्रेट नेगोशिएशन विद द किंग ऑफ प्रूसिया। फिर भी वो क्या कर रहे थे, प्रूसिया के किंग के साथ बातचीत कर रहे थे, और वो भी सीक्रेट तरीके से। ठीक है, छुप छुप कर उनसे मिल रहे थे, उनसे बातचीत कर रहे थे। रूलर्स ऑफ अदर नेबरिंग कंट्रीज टू वर वरीड बाय द डेवलपमेंट्स इन फ्रांस। और फ्रांस में जो इतना डेवलपमेंट हो रहा था कॉन्स्टिट्यूशन के वजह से, तो इससे जो अदर नेबरिंग कंट्रीज़ के जो रूलर्स थे वो लोग काफ़ी घबरा गए थे। एंड मेड प्लान्स टू सेंड ट्रूप्स टू पुट डाउन द इवेंट्स। और उन्होंने प्लान बनाया कि वहाँ सेना भेजकर, फ्रांस में सेना भेजकर ये सब जो भी वर्क हो रहा है डेवलपमेंट का, इसको ख़त्म कर सके। एंड हैड बीन टेकिंग प्लेस देयर सिंस द समर ऑफ 1789। और उन्होंने ऐसा प्लान को अंजाम देने का सोचा था 1789 में, समर के टाइम पर। बिफोर दिस कुड हैपन, द नेशनल असेंबली वोटेड इन अप्रैल 1792 टू डिक्लेयर वार अगेंस्ट प्रूसिया एंड ऑस्ट्रिया। तो ऐसा कुछ होता, इससे पहले ही जो नेशनल असेंबली था उसने 1792 में डिसीज़न लिया कि अब प्रूसिया और ऑस्ट्रिया के खिलाफ फ्रांस वॉर करेगा। ठीक है, Thousands of volunteers thronged from the provinces to join the army। लगभग 1000 वॉलेंटियर्स जो थे वो लोग आर्मी ज्वाइन करने के लिए प्रोविंसेस से आ गए। दे सॉ दिस एज अ वॉर ऑफ पीपल अगेंस्ट किंग्स एंड एरिस्टोक्रेसीज ऑल ओवर यूरोप। और लोग इस वॉर को कुछ इस तरीके से देख रहे थे कि ये जो वॉर है ये राजाओं के खिलाफ है, और ये जो अरिस्टोक्रेसी चली आ रही है उसके खिलाफ है। यूरोप में जो उस टाइम अरिस्टोक्रेसी चल रही थी, यानी कि मोनार्कियल रूल जो चल रहा था, उसके खिलाफ लड़ाई है। ठीक है, ये इस तरीके से एज्यूम कर रहे थे लोग इस वॉर को। एमॉन्ग द पैट्रियोटिक सॉन्ग दे सैंग वाज द मर्सलीज। और पैट्रियोटिक सॉन्ग जो वो गा रहे थे उसमें एक सॉन्ग उन्होंने मर्सलीज भी गाया, कंपोज्ड बाय द पोएट रॉगेट दे ला आइल, जिसको लिखा था पोएट रॉगेट दे एल आइल ने। इट वॉज संग फॉर द फर्स्ट टाइम बाय वॉलंटियर्स फ्रॉम मर्सलीज। सबसे पहले इसको मर्सलीज के लोगों ने गाया था। एज दे मार्च्ड इनटू पेरिस, जब वो पेरिस में आ रहे थे। एंड सो गॉट इट्स नेम, और वहीं से इसका नाम मर्सलीज पड़ गया। द मर्सलीज इज नाउ द नेशनल एंथम ऑफ फ्रांस। और अब फ्रांस का जो नेशनल एंथम है वो मर्सली है। ठीक है, मर्सलीज है। द रिवोल्यूशनरी वार्स ब्राउट लॉसेस एंड इकोनॉमिक डिफिकल्टीज टू द पीपल। जो वार जो चला उसमें लोगों को काफ़ी ज़्यादा परेशानी हुई, और नेशन को भी काफ़ी ज़्यादा, फ्रांस को भी काफ़ी ज़्यादा लॉस हुआ, इकोनॉमिक भी काफ़ी ख़राब हो गई फ्रांस की। वाइल द मेन वर अवे फाइटिंग एट द फ्रंट, जब मेन लड़ने गए हुए थे वॉर में, वोमेन वर लेफ्ट टू कोप विद द टास्क ऑफ अर्निंग अ लिविंग एंड लुकिंग आफ्टर देयर फैमिलीज। तो वोमेन को कमाना पड़ता था
और अपने फैमिलीज का देखभाल करना पड़ता था। लार्ज सेक्शंस ऑफ पॉपुलेशन वर कन्विंस्ड दैट द रिवॉल्यूशन हैड बी कैरिड फर्दर एज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 गेव पॉलिटिकल राइट्स ओनली टू द रिचर सेक्शन ऑफ सोसाइटी। लोगों को ये बोलकर वॉर के लिए तैयार किया गया कि अभी वॉर और भी चलेगा, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन जो बना 1791 में, उसमें वोट करने का जो राइट था, जितना भी पॉलिटिकल राइट था, वो सिर्फ सोसाइटी के रिच लोगों को दिया गया। ये बोलकर लोगों को कन्विंस किया गया वॉर के लिए, ठीक है। Political clubs became an important rallying point for people who wished to discuss government policies and plan their own forms of action. जो भी लोग अपने गवर्नमेंट पॉलिसीज़ के बारे में कुछ बात करना चाहते थे या फिर अपना कोई प्लान बनाना चाहते थे, पॉलिटिकल क्लब्स के लोग, उनके लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट जो हो गया, रैलिंग पॉइंट जो हो गया, एक जगह मिलने का जो पॉइंट हो गया, ठीक है, वो क्या हो गया, पॉलिटिकल क्लब्स। यानी कि लोग क्या करते थे उस टाइम, फ्रांस में लोग क्लब्स बनाया करते थे और वहीं जितनी भी गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ है उसको डिस्कस किया करते थे, या फिर अपने कोई भी अगर उस नेशन के लिए कोई भी प्लान बनाना हो, कोई भी एक्शन लेना हो, ठीक है, तो उसको वहीं पॉलिटिकल क्लब में ही करते थे। यानी कि पॉलिटिकल क्लब इन लोगों के लिए क्या हो गया था, रैलिंग पॉइंट बन गया था, यानी कि इकट्ठा होने का जगह बन गया था, ठीक है। तो द मोस्ट सक्सेसफुल ऑफ दिस क्लब वाज दैट ऑफ द जैकोबिन्स, और जो सबसे सक्सेसफुल पॉलिटिकल क्लब बना वो था जैकोबिन क्लब, विच गॉट इट्स नेम फ्रॉम द फॉर्मर कॉन्वेंट ऑफ सेंट जैकोब इन पेरिस, जिसका नाम पड़ा जो एक पहले एक कॉन्वेंट हुआ करता था सेंट जैकोब में, पेरिस में, उसके नाम पर इस जैकोबिन क्लब का नाम रखा गया, इस पॉलिटिकल क्लब का, ठीक है। वुमेन टू who had been active throughout this period formed their own clubs, और इस टाइम वुमेन लोग भी काफ़ी ज़्यादा एक्टिव थी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में, तो उन्होंने अपना क्लब्स भी बनाया। सेक्शन 4 में हम लोग देखेंगे कि वुमेन की क्या क्या एक्टिविटीज़ थी और क्या क्या उनके डिमांड थे। द मेंबर ऑफ द जैकोबिन क्लब बिलोंग्ड मेनली टू द लेस प्रॉस्पेरस सेक्शन ऑफ सोसाइटी, और जैकोबिन क्लब में जितने भी मेंबर थे वो अमीर नहीं थे, वो गरीब लोग थे, ठीक है। जैकोबिन क्लब में जो मेंबर थे वो कौन थे, गरीब लोग थे सोसाइटी के। दे इंक्लूड, उसमें स्मॉल शॉपकीपर्स थे, शू मेकर्स थे, पेस्ट्री कुक्स थे, वॉच मेकर्स थे, प्रिंटर्स थे, सर्वेंट्स थे और डेली वेज वर्कर्स भी थे। देयर लीडर वाज मैक्सिमिलियन रॉबर्सपियरी, और जो जैकोबिन क्लब था उसके लीडर थे मैक्सिमिलियन रॉबर्सपेरी, ठीक है। अ लार्ज ग्रुप अमॉन्ग द जैकोबिन्स डिसाइडेड टू स्टार्ट वेयरिंग लॉन्ग स्ट्रिप ट्राउजर्स सिमिलर टू दोज वॉर्न बाय डॉक वर्कर्स। तो जैकोबिन क्लब के कुछ मेंबर्स जो थे, ठीक है, जो ज़्यादा मेजॉरिटी में जो मेंबर्स थे, उन्होंने डिसाइड किया कि जैसे नाव पर जो भी वर्कर्स जाते हैं, नाव से सी ट्रेड जो करते हैं जो भी वर्कर्स लोग, तो वो लोग जैसे लंबी लंबी स्ट्रिप वाली ट्राउज़र पहनते हैं, कुछ इस तरीके की लंबी लंबी स्ट्रिप वाली ट्राउज़र पहनते हैं, अब हम भी वैसे ही पहनेंगे, ठीक है। तो जैकोबिन क्लब्स के मेंबर ने डिसाइड कर लिया कि हम भी अब लॉन्ग स्ट्रिप वाली ट्राउज़र पहनेंगे। दिस वॉज टू सेट देमसेल्फ अपार्ट फ्रॉम द फैशनेबल सेक्शन ऑफ सोसाइटी, और वो ऐसा इसलिए कर रहे थे ताकि वो लोग खुद को फैशनेबल सेक्शन वाले जो लोग हैं उनसे खुद को अलग दिखा सके, यानी कि वो लोग खुद को नोबेल से अलग दिखा सके, जो कि नी ब्रीचेस पहनते थे, यानी कि जो लाइक हमारा क्या है ना कि नी ब्रीचेस होता है यहाँ तक का पैंट, ठीक है, नीचे बूट पहनते हैं ना, नोबेल्स लोग क्या करते हैं, नीचे बूट पहनते हैं और यहाँ तक का पैंट पहनते वो लोग। तो नी ब्रीचेस को इन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया, इन्होंने बोला कि हम लोग ऐसे लॉन्ग स्ट्रिप वाले ट्राउज़र पहनेंगे ताकि हम लोग अलग दिख सकें इन नोबेल्स लोगों से, ठीक है। तो it was way of proclaiming the end of power wielded by the wearers of knee breeches। तो ये लोग ऐसा करके ये दिखाना चाहते थे कि अब जो भी नी ब्रीचेस पहनने वाले जो लोग हैं, अमीर लोग हैं, हम लोग उनके पावर को अब ख़त्म करने वाले हैं, ठीक है। दीज जैकोबिन्स केम टू बी नन एज द सेंट क्लॉड्स, तो अब जैकोबिन जो थे उनको सेंट क्लॉड्स कहकर बुलाया जाता था, लिटरली मीनिंग दोज विदाउट नी ब्रीचेस, जिसका मतलब होता है वैसे लोग जो नी ब्रीचेस नहीं पहनते। सेंट
मेन वोर इन एडिशन द रेड कैप और लॉन्ग स्लीव ट्राउज़र के साथ साथ जो सेंस क्लॉट्स थे यानी कि जैकोबिन क्लब के मेंबर्स थे, उन्होंने रेड कैप पहनना शुरू कर दिया जो कि लिबर्टी को सिंबलाइज करता था, लिबर्टी को दिखाता था। वुमेन हाउएवर वर नॉट अलाउड टू डू सो, लेकिन वुमेन्स को ऐसा करने की परमिशन नहीं थी। इन द समर ऑफ 1792 में समर के टाइम पर द जैकोबिन्स प्लान्ड एन इंसरेक्शन ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ पर्शियंस। जैकोबिन ने सोचा जितने भी पेरिस में रहने वाले लोग थे उन लोगों के साथ एक मीटिंग की जाए, who were angered by the short supplies and high prices of food, जो कि फूड के शॉर्ट सप्लाई और हाई प्राइसेस से काफ़ी ज़्यादा गुस्सा है। उन लोगों की एक मीटिंग की जाए, इंसरेक्शन किया जाए। ऑन द मॉर्निंग ऑफ अगस्त 10 दे स्टॉर्म्ड द पैलेस ऑफ द टुलेरीज, और 10 अगस्त के सुबह में ही उन्होंने टुलेरीज के पैलेस पर हमला कर दिया। मैसेकेट द किंग्स गार्ड, किंग के जो गार्ड थे उनको काफ़ी डराया धमकाया। एंड हेल्ड द किंग हिमसेल्फ एज होस्टेज फॉर सेवरल आवर, और कई घंटों के लिए राजा को बंदी बना लिया। लेटर द असेंबली वोटेड टू इम्प्रिजन द रॉयल फैमिली, उसके बाद जो नेशनल असेंबली बनी थी थर्ड स्टेट की, उसने सोचा यानी कि जो जब था उसने डिसीज़न लिया कि रॉयल फैमिली को जेल में डाल दिया जाए। ठीक है, जैकोबिन क्लब ने क्या कहा कि रॉयल फैमिली को जेल में डाल दिया जाए। इलेक्शंस वर हेल्ड, फिर इलेक्शन कराए गए। फ्रॉम नाउ ऑन ऑल मेन ऑफ 21 ईयर्स एंड अबव रिगार्डलेस ऑफ वेल्थ गॉट द राइट टू वोट, और उसके बाद क्या कर दिया गया कि जितने भी 21 ईयर्स के सिर्फ और सिर्फ मेन, ठीक है, 21 ईयर्स से जितने भी ऊपर के मेंस हैं उन सब को वोटिंग राइट दिया जाए, भले उनके पास प्रॉपर्टी हो या ना हो, उन सभी को वोटिंग राइट दिया जाए, ऐसा जैकोबिन क्लब ने डिक्लेयर कर दिया। ठीक है, उसके बाद अब जो न्यूली इलेक्टेड असेंबली जो बना था जैकोबिन क्लब का, उसको कन्वेंशन कहा जाने लगा। क्या कहा जाने लगा? कन्वेंशन। ऑन 21 सितंबर 1792 इट एबॉलिश द मोनार्की एंड डिक्लेयर फ्रांस अ रिपब्लिक। तो कन्वेंशन ने 21 सितंबर 1792 को मोनार्की ख़त्म कर दिया फ्रांस से, और फ्रांस को रिपब्लिक डिक्लेयर कर दिया गया। ठीक है, एज यू नो अ रिपब्लिक इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर द पीपल इलेक्ट द गवर्नमेंट इंक्लूडिंग द हेड ऑफ द गवर्नमेंट। तो रिपब्लिक गवर्नमेंट का वैसा फॉर्म है जहाँ पर लोग गवर्नमेंट को भी डिसाइड करते हैं, और गवर्नमेंट को कौन चलाएगा वो भी लोग डिसाइड करते हैं। ठीक है, होप आपको यहाँ तक समझ में आया हो। देयर इज़ नो हेरिडेटरी मोनार्की, इसमें कोई भी, ये जो रिपब्लिक गवर्नमेंट है इसमें कोई भी हेरिडेटरी मोनार्की नहीं चल रहा है कि लाइक अगर कोई राजा है तो उसका बेटा भी राजा बनेगा और उसका पोता भी राजा बनेगा, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। इसमें लोग सिलेक्ट करेंगे कि उनके गवर्नमेंट को कौन रन करेगा। ठीक है, यू कैन ट्राई एंड फाइंड आउट अबाउट सम अदर कंट्रीज दैट आर रिपब्लिक्स एंड इन्वेस्टिगेट व्हेन एंड हाउ दे बिकम सो। आप पता कर सकते हैं कि कौन कंट्रीज कब और कैसे रिपब्लिक बना। ठीक है, लुइस 16 वाज सेंटेंस्ड टू डेथ बाय अ कोर्ट ऑन द चार्ज ऑफ ट्रीजन। तो क्या किया गया कि कोर्ट में लुइस 16 को दोषी पाया गया, देशद्रोह का उन पर आरोप लगा। ठीक है, देशद्रोह के जुर्म में उनको क्या किया गया, उनको सज़ा दी गई फांसी की। ऑन 21 जनवरी 1793 ही वॉज एग्जीक्यूटेड पब्लिकली एट द प्लेस डे ला कॉर्ड, और पब्लिकली उनको फांसी पर चढ़ा दिया गया डेला कॉनकॉर्ड में 21 जनवरी 1793 में। द क्वीन मैरी एंटोनीट मीट विद द सेम फेट शॉर्टली आफ्टर, और उसके कुछ दिन बाद ही उनकी जो वाइफ थी मैरी एंटोनीट, लुइस 16 की जो वाइफ थी मैरी एंटोनीट, उनको भी यही किया गया, उनको भी फांसी दे दिया गया पब्लिकली। अब देखते हैं टॉपिक 3.1 द रेन ऑफ टेरर, आतंक का काल, डर का काल। ठीक है, डर का टाइम जब लोग काफ़ी ज़्यादा खौफ में रहते थे। द पीरियड फ्रॉम 93 टू 94 इज़ रेफर्ड टू एज द रेन ऑफ टेरर। तो रेन ऑफ टेरर कहा जाता है 93 से लेकर 94 तक के बीच के टाइम पीरियड को। ठीक है, 1793 से लेकर 1794 के बीच के टाइम पीरियड को रेन ऑफ टेरर कहा जाता है। इस टाइम जो रॉबर्ट्सबेरी थे, जो जैकोबिन क्लब के हेड थे मैक्सिमिलियन रॉबर्ट्सबेरी, उन्होंने एक पॉलिसी अपनाई थी, और उस पॉलिसी को वो काफ़ी ज़्यादा सिवियर कंट्रोल और पनिशमेंट के साथ फॉलो कर रहे थे।
ऑल दोज whom he saw as being enemies of the republic, जिनको भी वो रिपब्लिक का दुश्मन मानते थे, लाइक एक्स नोबल्स को, एक्स क्लर्गी को और बाकी पॉलिटिकल पार्टीज के मेंबर्स को, या फिर उनके खुद के पार्टी के मेंबर्स को, जिनको भी वो रिपब्लिक का दुश्मन पाते थे, उनको क्या करते थे, अरेस्ट करते थे और जेल में डाल देते थे। एंड देन ट्राइड बाय अ रेवोल्यूशनरी ट्राइब्यूनल, और उसके बाद उनको रेवोल्यूशनरी कोर्ट में पेश किया जाता था। इफ़ द कोर्ट फाउंड देम गिल्टी, अगर कोर्ट उनको गिल्टी पाता था, दोषी पाता था, दे वर गुलिटोइंड, तो उनको गुलिटोइंड किया जाता था। ठीक है। द गुलिटीन इज अ डिवाइस कंसिस्टिंग ऑफ 2 पोल एंड अ ब्लेड विथ विच अ पर्सन इज बिहेडेड। गुलिटीन एक डिवाइस है जिसमें 2 पोल्स होते हैं और एक ब्लेड लगा होता है, जिसके थ्रू पर्सन का सर काट दिया जाता है। इट वॉज नेम्ड आफ्टर डॉक्टर गुलोटीन हु इन्वेंटेड इट, और इसका नाम डॉक्टर गुलोटीन के नाम पर पड़ा था, जिन्होंने उसको इन्वेंट किया था। तो ग्लूटीन कुछ इस तरीके का डिवाइस था कि एक पोल इधर हो गया, ठीक है, एक पोल इधर हो गया, ठीक है, बीच में लकड़ी का रहता था बेस, ठीक है, बीच में लकड़ी का बेस रहता था, यहाँ पर गर्दन फंसाने वाला रहता था, गर्दन रखते थे लोग, यहाँ पर कुछ इस तरीके से बना रहता था गर्दन रखने का। और उसके बाद से क्या होता था कि ऊपर कुछ इस तरीके से ब्लेड लगा होता था, ठीक है। और ये ब्लेड जब नीचे की तरफ गिरता था तो यहाँ पर जो भी लोग रहते थे उनका सर कट जाता था इस ब्लेड के थ्रू, ठीक है। तो ये डिवाइस का नाम था गुलोटीन, ठीक है, इस डिवाइस का नाम था गुलोटीन। तो क्या हुआ कि गुलोटीन कर दिया जाता था, तो रॉबर्ट पेरिस गवर्नमेंट इशूड लॉज प्लेसिंग अ मैक्सिमम सीलिंग ऑन वेजेस एंड प्राइसेस। तो रॉबर्ट पेरी की जो गवर्नमेंट थी उसने मैक्सिमम वेजेस और मैक्सिमम प्राइस फिक्स कर दिया था कि कितना किसी चीज़ पर दाम बढ़ाया जा सकता है, किसी खाने की चीज़ पर, या फिर किसी भी इंसान की जो मैक्सिमम सैलरी है वो कहाँ तक हो सकती है, ठीक है। लाइक उसने एक लिमिट फिक्स कर दिया कि इस दोनों रेंज के बीच में ही सैलरी मिलनी चाहिए लोगों को, और या फिर इस दोनों रेंज के बीच में ही किसी कमोडिटी का प्राइस फिक्स होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद मीट एंड ब्रेड वर राशनड, मीट और ब्रेड को राशन के तौर पर बना दिया गया लोगों के लिए, यानी कि चीप कर दिया गया, इसको फ्री में दिया जाने लगा। पीजेंट्स वर फोर्स टू ट्रांसपोर्ट देयर ग्रेन टू द सिटीज़, पीजेंट्स को बोला गया कि आप अपना जो ग्रेन है उसको सिटीज़ में लाइए एंड सेल इट एट प्राइसेस फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट ने जो प्राइस फिक्स्ड की है उस दाम पर आप इसको बेचिए ग्रेन्स को अपने। द यूज़ ऑफ मोर एक्सपेंसिव वाइट फ्लोर वाज फॉरबिडन, और मैदा का जो यूज़ होता था उसको इन्होंने बैन लगा दिया। ऑल सिटीजन्स वर रिक्वायर्ड टू ईट द पेन द ईगलाइट इक्वालिटी ब्रेड अ लोफ मेड ऑफ होल व्हीट, और सभी सिटीजन्स को बोला गया कि सभी होल व्हीट का रोटी खाएंगे, ठीक है। कोई भी वाइट फ्लोर का रोटी नहीं खाएगा, सब होल व्हीट का रोटी खाएंगे, भले वो अमीर हो या गरीब हो, सब होल व्हीट का रोटी खाएंगे, जिसको पेन द ईगलाइट कहा गया, यानी कि क्वालिटी ब्रेड। इक्वलिटी वॉज ऑल्सो साउट टू बी प्रैक्टिस थ्रू फॉर्म्स ऑफ स्पीच एंड एड्रेस, इक्वलिटी जो था वो स्पीच के ज़रिए एड्रेस करके लोगों को इसको बढ़ाते थे लोग, इक्वलिटी का मतलब हर लोगों को समझाते थे, ठीक है। इंस्टीड ऑफ द ट्रेडिशनल मॉनी सर एंड मैडम ऑल फ्रेंच मैन एंड वुमेन वर हेंसफोर्थ सिटियोन एंड सिटियोनी, पहले क्या हुआ करता था कि सर और मैडम को ही फ्रेंच के सिटीजन्स माना जाता था, लेकिन अब क्या था कि जितने भी मेन और वुमेन थी फ्रांस की, उन सभी को फ्रांस का सिटियन और सिटियोनी यानी कि सिटीजन्स माना जाने लगा। चर्चेज वर शट डाउन, चर्चेज बंद कर दिए गए, एंड देयर बिल्डिंग्स कन्वर्टेड इनटू बैरक्स और ऑफिसेज, और उनका जो बिल्डिंग था उनको गवर्नमेंट ऑफिसेज में चेंज कर दिया गया। रॉबर्ट पेरी pursued his policy so relentlessly that even his supporters began to demand moderation. रॉबर्ट पेरी ने अपने पॉलिसी को फॉलो करने में इतनी ज़्यादा सख्ती कर दी थी कि उसके जो खुद के सपोर्टर्स थे उन्होंने कहा कि अब इस पॉलिसी को बदला जाना चाहिए, इसमें कुछ सुधार लाना चाहिए। फाइनली ही वॉज कन्विक्टेड बाय अ कोर्ट, फाइनली वो कोर्ट के द्वारा दोषी पाए गए जुलाई 1794 में।
अरेस्ट किए गए एंड उसी के अगले दिन उनको भी गुलोटीन कर दिया गया। ठीक है, तो ये था रेन ऑफ टेरर। अब हम लोग पढ़ेंगे अ डायरेक्टरी रूल्स फ्रांस। टॉपिक 3.2 अ डायरेक्टरी रूल्स फ्रांस। द फॉल ऑफ द जैकोबिन गवर्नमेंट अलाउड द वेल्दियर मेंबर मिडल क्लासेस टू सीज पावर। अब जब जैकोबिन गवर्नमेंट गिर गई, जैकोबिन गवर्नमेंट ख़त्म हो गई, तो उसका फ़ायदा उठाया रिच मिडिल क्लास के लोगों ने, और रिच मिडिल क्लास के लोगों ने गवर्नमेंट पर अपना कब्जा कर लिया, यानी कि पावर को अपने कंट्रोल में ले लिया। अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन वाज इंट्रोड्यूस, और जब रिच मिडिल क्लास लोग पावर में आए, गवर्नमेंट में आए, तो इन्होंने एक नया कॉन्स्टिट्यूशन लाया विच डिनाइड द वोट टू नॉन प्रॉपर्टीड सेक्शन ऑफ सोसाइटी, जिसमें जो वोट करने का राइट जो था, जो कि पहले जैकोबिन गवर्नमेंट के अंदर सभी लोगों को दिया गया था, सभी मेंस को दिया गया था। तो जो नई गवर्नमेंट जो आई रिच मिडिल क्लास की, उन्होंने जो न्यू कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, तो उन्होंने उस वोट के सिस्टम को ख़त्म कर दिया, और सिर्फ जिनके पास प्रॉपर्टी हुआ करती थी उन्हीं को वोट करने का राइट दे दिया। इट प्रोवाइडेड फॉर 2 इलेक्टेड लेजिस्लेटिव काउंसिल, और इस कॉन्स्टिट्यूशन में उन्होंने ये भी मेंशन किया कि अब से 2 लेजिस्लेटिव काउंसिल बनेंगी। दिस देन अपॉइंटेड अ डायरेक्टरी, उसके बाद उन्होंने डायरेक्टरी अपॉइंट किया। डायरेक्टरी क्या था? एक एग्जीक्यूटिव बॉडी था जिसमें 5 मेंबर्स थे। दिस वाज मीन्ड एज सेफगार्ड अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ऑफ पावर इन वन एग्जीक्यूटिव एज अंडर जैकोबिन। तो उनका ये एक डायरेक्टरी बनाने का जो मकसद था वो ये था कि जैकोबिन्स गवर्नमेंट में जैसे पूरी पावर एक इंसान रॉबर्ट्सबेरी के हाथ में थी, वैसी हाल इनके गवर्नमेंट में ना बने। ठीक है, तो इन्होंने पावर को बांटने के लिए 5 मेंबर्स का एक एग्जीक्यूटिव बॉडी बनाया। लेकिन हाउएवर द डायरेक्टर्स ऑफन क्लैश्ड विद द लेजिस्लेटिव काउंसिल, जो डायरेक्टर्स जो थे, जो डायरेक्टरी के मेंबर्स जो थे, एग्जीक्यूटिव के जो मेंबर्स थे, वो लोग हमेशा जो लेजिस्लेटिव काउंसिल था उनसे लड़ते रहते थे। ठीक है, हु देन साउट टू डिसमिस देम, जिसके बाद लेजिस्लेटिव काउंसिल ने क्या किया? डायरेक्टरी को ख़त्म कर दिया, डायरेक्टर्स लोग को हटा दिया। द पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी ऑफ द डायरेक्टरी और ख़त्म होने पर आई। वैसे ही जो मिलिट्री डिक्टेटर नेपोलियन बोनापार्ट था, उसने इस बात का फ़ायदा उठा लिया और फ्रांस पर अपना कंट्रोल कर लिया। थ्रो ऑल दीज चेंजेस इन द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, द आइडियल्स ऑफ फ्रीडम, इतनी सारी चेंजेस गवर्नमेंट में होने के बावजूद फ्रीडम की जो आइडियल्स थे और इक्वलिटी के जो आइडियल्स थे, वो लोग हमेशा लोगों को इंस्पायर करते रहे और पॉलिटिकल मूवमेंट्स को मोटिवेट करते रहे, फ्रांस में भी और यूरोप के बाकी जगह भी। ठीक है, तो ये था डायरेक्टरी रूल्स फ्रांस। तो अब नेक्स्ट टॉपिक जो आएगा उसमें हम लोग पढ़ेंगे कि वुमेन्स का क्या रोल था रिवॉल्यूशन में, क्या वुमेन्स ने भी रिवॉल्यूशन किया या नहीं किया। ठीक है, तो आज हमने ख़त्म कर दिया हमारा 3rd टॉपिक, फ्रांस एबॉलिशेस मोनार्की एंड बिकम्स अ रिपब्लिक। तो होप आपको समझ में आया होगा, ये कॉन्सेप्ट, ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों तक भी वीडियो को शेयर करिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।